गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज विजडम ट्री आपके साथ श्रृंखला का दूसरा पार्ट पे डिस्कस करेगा, जो कि पॉलिटिकल साइंस का और इंडियन पॉलिटी का जो ऑनगोइंग करंट इवेंट्स है उससे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं एंड फैक्ट्स है उसको विजन आईएएस ने एक जगह एकत्रित किया है, उसे मैं आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दूसरा है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स में जो आपको प्रोविजंस है उसको देखते हैं। तो ये 7th शेड्यूल के अंदर आता है और वाटर जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये बात याद रखिएगा। वाटर क्या है? स्टेट सब्जेक्ट है। एंट्री नंबर 17 है स्टेट लिस्ट का। एंड यूनियन गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ओनली इन केस ऑफ इंटर स्टेट वाटर। क्यों? क्योंकि इंटर स्टेट वाटर में ऑलरेडी यू आर सीइंग दिस कि जो वाटर है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। डैट मीन्स कि वो जो दो स्टेट का मामला हो गया तो डेफिनेटली ये किसके पास चला जाएगा? इसका ज्यूरिस्डिक्शन सेंटर के हाथ में, इसलिए ये किस में है? यूनियन लिस्ट में। एंट्री नंबर क्या है? 56। तो आप समझ गए होंगे कि वाटर जो है स्टेट लिस्ट सबका सब्जेक्ट है, बट एट द सेम टाइम इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स जो है वो आपको सेंट्रल लिस्ट का है। कमिंग टू द नेक्स्ट, आर्टिकल 262 जो है वो पार्लियामेंट क्या कहता है कि पार्लियामेंट टू मेक लॉज टू प्रोवाइड एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर्स डिस्प्यूट्स। कौन से आर्टिकल के तहत? 262 के तहत। किसकी एडजुडिकेशन की बात होती है? तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में। अब पॉलिसी कब आया? नेशनल एडजुडिकेशन का मतलब जो उससे मतलब कि लड़ाई झगड़ा या जो भी होता है उसको समझौता के लिए जो लॉ बनाई गई है वो आर्टिकल 262 के तहत बनाया गया है। नाउ नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 क्या कहता है? addresses the water scarcity, inequality in distribution and lack of unified perspective in planning and use of water resources। कहने का मतलब ये है कि वो इनइक्वालिटीज़ को प्लान करते हैं, वाटर स्कर्सिटीज़ को देखता है और किस तरीके से उसका प्रॉपर इस्तेमाल हो सके उसके बारे में ये पॉलिसी जो है चर्चा करता है। नाउ इससे रिलेटेड जजमेंट कौन कौन से हैं? तो इससे रिलेटेड जजमेंट में नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये रिकमेंड किया गया था टू डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ रिवर बोर्ड्स टू रेगुलेट डेवलप एंड कंट्रोल ऑल इंटर स्टेट रिवर्स। इन्होंने एक जो है रिकमेंडेड टू डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ज्यूरिस्डिक्शन रिवर बोर्ड बनाने की बात की थी। देखिए, रिवर बोर्ड टू रेगुलेट एंड डेवलप द कंट्रोल ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन recommended to define constitution and jurisdiction of river boards to regulate, develop and control all interstate rivers। ये बात को समझने का कोशिश कीजिएगा, ऑल इंटरस्टेट रिवर्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, गवर्नर। आप ये बात जानते होंगे कि गवर्नर की जो पोस्ट है एंड एक्टिविटीज़ है वो ऑलमोस्ट हमेशा न्यूज़ में रहता है। नाउ अब हम लोग आगे देखते हैं। आर्टिकल 163, गवर्नर इज बाउंड टू एड एंड एडवाइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज और हर फंक्शंस इन हिज हर डिस्क्रिशन। मतलब कि जो एड एंड एडवाइस है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लेना है, एक्सेप्ट कौन से सिचुएशन में? जहाँ पर उसका डिस्क्रिशनरी पावर है, बस उसमें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, आर्टिकल 200, गवर्नर असेंट इज नेसेसरी फॉर ए बिल टू बिकम ए लॉ। तभी जा कर के ये लॉ बनता है और जब गजेटरी में चढ़ जाता है तो वो एक्ट हो जाता है। तो आप समझ में आपको आ गया होगा कि जब तक असेंट नहीं मिलेगा वो कोई लॉ नहीं बन सकता, एक्ट नहीं बन सकता। नाउ जो जजमेंट्स है, तो ये जजमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। ये क्वेश्चन एक बार बीपीएससी में पूछा जा चुका था और काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हुआ था।
वो ये कि सरकारिया कमीशन ने कहा था कि गवर्नर नॉट एक्ट एज एन एजेंट टू द प्रेसिडेंट, और ये क्वेश्चन बीपीएससी में ये आ गया था कि हाउ गवर्नर एक्ट एज एजेंट टू द प्रेसिडेंट। इसी पर वो जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था। रेयरली यूज डिस्क्रिशन ओनली इफ द बिल कॉन्ट्रावेंस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड रिजर्व्स इफ इट इज़ फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन। तो सरकारिया कमीशन ये कहता है कि जहाँ पर ऐसा गवर्नर को लगता है कि ये प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, तभी वो रिजर्व करता है उस बिल को, अदरवाइज वो उससे जो भी लॉज बिल बना हुआ है उसके तहत वो काम करता है। सो इट्स ही और सी डजंट एक्ट एज एन एजेंट टू द प्रेसिडेंट। नाउ पंची कमीशन क्या था, वो फिक्स्ड टेन्योर दिया था, कितने साल का, 5 years का। टेक डिसीजन विथ बिल प्रेजेंटेड फॉर असेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months। तो ये भी रिकमेंडेशन किया था कि 6 month के अंदर एक बिल पर असेंट जो है वो इनको देना है गवर्नर साहब को। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट केसेस, जो नाबम रेबिया केस है, वो कह रहा है कि इफ़ ए गवर्नर एक्सरसाइज हिज डिस्क्रेशन बियॉन्ड हिज ज्यूरिडिक्शन पावर इट वुड फॉल अंडर द सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। वो मतलब कि जो ज्यूरिडिक्शन है गवर्नर का वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। 2023 का स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। इफ़ अ गवर्नर डिसाइड्स टू विथहोल्ड द assent bill, then he or she has to return a bill to the legislature for consideration. Such bill cannot be kept with governor for indefinitely. रिसेंटली क्या हुआ था कि आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जहाँ जहाँ पर भी नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट थे वहाँ पर गवर्नर जो है बिल्स को पेंडिंग में कर रहे थे, तो बहुत सारे जो वर्क था स्टेट का वो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ रहा था। तो ये जो गवर्नर्स थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और उसमें ये डिसीजन आया कि इनडेफिनेटली टाइम पीरियड के लिए आप किसी बिल को नहीं रख सकते हैं, यू हैव टू गिव योर असेंट। तमिलनाडु का केस था। अब इसमें ये जो दोनों 2023 का केस था वो, और एक दिल्ली का भी था, तो ये तीनों स्टेट गए थे, पंजाब, तमिलनाडु एंड दिल्ली। इवन केरला ऑल्सो मूव टू दिस। अब सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड द गवर्नर कैन नॉट रेफर बिल to president after assembly has re-enacted the bills following the governor's declaration of withholding the assent। the same thing कि जो गवर्नर है वो एक बिल को अनडेफिनिट टाइम पीरियड तक नहीं रख सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट जो है वो हमारे पास दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, जिसके बारे में आर्टिकल जो है 239A ये कहता है कि inserted by 69th Constitutional Amendment Act 1991 conferred the special status on Delhi on recommendation of S. Balakrishnan कमेटी। कौन सी कमेटी के थ्रू? एस बालाकृष्णन कमेटी के थ्रू। दिल्ली से संबंधित आर्टिकल क्या है? 239A। इस और स्पेशल स्टेटस कब मिला? तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। इट प्रोवाइड्स एनसीटी दिल्ली विल हैव एडमिनिस्ट्रेटर एंड अ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो इस यहाँ पर क्या कहा जाता है? एडमिनिस्ट्रेटर, और क्या है इनके पास? लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली शैल हैव पावर टू मेक लॉज विद एनी मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट एक्सेप्ट द सब्जेक्ट ऑफ पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। तो कौन से 3 चीज़ का प्रावधान है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है एक्सेप्शन में? तो वो है पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। In case of differences in opinion between LG and his ministers, LG shall refer it to the president। अब देखिए ये इस तरीके से जो है पूरा जो स्टेट गवर्नमेंट का मतलब बीइंग ए स्टेट का पूरा वायलेशन है राइट का। अगर आप देखते हैं LG एक नॉन डायरेक्टली इलेक्टेड, जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होकर के आते हैं उस तरीके से नहीं आते, बट एट द सेम टाइम ये क्या कह रहा है कि अगर LG और हिज मिनिस्टर्स मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में किसी चीज़ पर मतभेद है, ओपिनियन में डिफरेंसेस है, तो LG क्या करेगा? उसे प्रेसिडेंट को रेफ़र कर देगा। तो सोचिए ये इस तरीके से
जो है कहीं ना कहीं जो फेडरलिज्म की कंसेप्ट है, ये यूनियन टेरिटरी के नाम पर जो है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी के नाम पे जो है वो दिल्ली को नहीं दिया गया है। आगे हम लोग मूव करते हैं वन लैंग्वेज वन नेशन वन लैंग्वेज। आर्टिकल 343 क्लियरली मेंशन करता है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल के तहत? 343 के तहत। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 प्रोवाइडेड दैट इंग्लिश में स्टिल बी यूज्ड along with the Hindi for official communication। क्या कह रहा है कि इंग्लिश में भी इस्तेमाल किया जा सकता है हिंदी के साथ फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ये अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 105 194 डील्स विद द पावर प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर। मतलब 105 के तहत जो है पावर और प्रिविलेज एमपीज़ के पास है और 194 के तहत एमएलएज के पास है। अब बात आती है द राइट टू प्रोहिबिट द पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। कौन से आर्टिकल में है? 105 क्लॉज 2। आर्टिकल 194 क्लॉज 2 किसमें? स्टेट असेंबलीज के लिए। आर्टिकल 121 restricts member from discussing the conduct of the judges of हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ये क्या कहना चाह रहा है? जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसकी फिलॉसफी की बात आता है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, तो जजमेंट इसमें देखते हैं। पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट का है। तो सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द मेंबर्स नीड wider protection of immunity against all civil and criminal proceedings that bear a nexus to speech and vote। इजी है, समझ गए होंगे। आगे मूव करते हैं। MSM शर्मा केस। सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड whenever there is a condition of imbalance between the provision of Part 5 Article 193 privileges and fundamental rights conferred by Part 3 fundamental right will remain supreme over the others। कहने का मतलब ये क्या कह रहा है कि जो पार्ट थर्ड में क्या है? फंडामेंटल राइट, और पार्ट 5 में जो प्रोविजंस है उसमें कौन सुप्रीम रहेगा? कौन? तो वो फंडामेंटल राइट। ऑफिसर ऑफ स्पीकर, ऑफिस ऑफ स्पीकर ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ऑफिस ऑफ स्पीकर अब देखते हैं। ये आर्टिकल 93 में पोस्ट है की बात चर्चा की गई है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का। आर्टिकल 94 में इनका रिमूवल की बात किया गया है, दोनों लोगों का, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। किसका बात हो रहा है? तो ये आपको लोकसभा का बात हो रहा है, याद रखिएगा। उसके बाद 96 स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड लोकसभा व्हाइल अ रेजोल्यूशन ऑफ हीज रिमूवल इज, मतलब जब ये क्वासी जुडिशल में रहेंगे तो ये एज ए स्पीकर नहीं अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। और इसमें कौन सा केस है? नाबम रेबिया केस 2016 का। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फेसिंग नोटिस ऑफ रिमूवल कैन नॉट डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेटर। एंटी डिफेक्शन लॉ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। अब इसमें क्या देखते हैं? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हुआ? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ। कब हुआ है? तो 1985 में। कौन सा शेड्यूल के अंदर है? 10th शेड्यूल के अंदर। इसको क्या कहते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, किहुतो कोलोन वर्सेस जचुलू एंड अदर्स केस 1992। क्लियर कट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट सेड दैट जुडिशियल रिव्यू इज applicable on speaker's decision but cannot be available at a stage prior to making the decisions by speaker or chairman। इन्होंने क्या कहा है? इसमें क्लियर कट मेंशन किया गया है कि जो स्पीकर का डिसीजन है, जहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन लगता है, वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। उसके बाद सेम चीज़ इसमें भी कहा गया है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पिटिशन अंडर 10th शेड्यूल शुड बी डिसाइडेड बाय स्पीकर विद इन 3 months। कितने मंथ्स के अंदर? 3 मंथ के अंदर जो है किसी भी एमपीज़ का जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको कंसिडर में लाया जाएगा। किसके थ्रू? स्पीकर के थ्रू। नाउ सेकेंड ARC रिपोर्ट क्या कहता है? टाइटल्ड एथिक्स इन गवर्नेंस
and various other experts committee recommends that the issue of disqualification of members on grounds of defection should be decided by the president on advice of the election commission। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट हुआ आपका। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन देखते हैं हम लोग। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में क्या है? केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। Supreme Court held that the delegated legislation include the rules and regulation formed by the state central authorities should not replace but supplement to the parliamentary statute from which it draws the power from them। कहने का मतलब ये है कि other than the legislature, if some executives like कोई बोर्ड हो गया, कोई अथॉरिटीज़ हो गई स्टेट की या सेंटर की, तो वो नियम कानून बना सकती है, लेकिन वो सप्लीमेंट के रूप में काम करेगा। उसके बाद DS गरेवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर का केस है, जिसमें कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 312 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पावर्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये बात याद रखिएगा, आर्टिकल 312। तो ये हमारा जो है सेकंड कड़ी था, दूसरा पार्ट था। तीसरे पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप अपनी सकारात्मक सोच के साथ, अपनी लगन मेहनत के साथ आप अपने प्रिपरेशन को करते रहिए और विजडम ट्री आपके साथ है। इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ हेल्प, काइंडली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स so that it could reach to the wisdom tree, and wisdom tree will be available to answer your queries. Thank you for watching wisdom tree, and one more special request, kindly do subscribe to the channel so that you can get all these informations prior and in advance. Thank you.